Bismillah Rahman Rahim. Today we will be studying the chapter 1 of your course outline, that is managerial accounting and cost concepts. Basically इस चैप्टर में जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि मैनेजरियल अकाउंटिंग होती क्या है, ये अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है। फिर हम इसमें देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप लोगों ने आप लोगों ने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। जो पहले अकाउंटिंग हमने पढ़ी, आखिर उसके बाद एक और अकाउंटिंग की जरूरत क्या पड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, एंड हाउ विल इट एड द बिजनेसेस। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैसे होगी, क्योंकि मैनेजरियल अकाउंटिंग में कॉस्ट को क्लासिफाई करना एक मेजर एलिमेंट होता है। जब तक कॉस्ट को क्लासिफाई नहीं किया जा सकेगा, मैनेजमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। फिर हम आगे ये देखेंगे कि कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है मैनेजरियल अकाउंटिंग में, उनकी बेसिस क्या होती है, क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है, एंड हाउ कैन वी स्प्लिट दोज कॉस्ट। अगर कॉस्ट कंप्लीट टोटल आ रही है तो उसके अंदर से उन क्लासिफिकेशन की बेसिस पे कॉस्ट को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में स्प्लिट कैसे किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर जो बेसिक होगा दैट विल एंड इट विल कवर चैप्टर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जिस तरह नाम से वाज़ेह, इट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये वो अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को एड करेगी, असिस्ट करेगी टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव। और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपने मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस या जनरल मैनेजमेंट के अंदर आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े होंगे। मैनेजमेंट के बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करेगी। प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्लानिंग के अंदर भी असिस्ट करेगी। दूसरी ऑर्गेनाइजिंग। तो जब कॉस्ट डिफाइन हो जाती हैं तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी मैनेजमेंट को असिस्ट करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। इसी तरह आपकी लीडिंग है। अगर लीडर के पास यानी कि किसी भी डिपार्टमेंटल हेड के पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा तो वो लीड भी बेटर कर सकता है। अगर डिपार्टमेंटल, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल बजट्स अवेलेबल होंगे तो लीडरशिप को भी एक डायरेक्शन जाएगी कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देम, और लीडिंग आसान हो जाएगी। और इसी तरह कंट्रोलिंग। अगर बजट से, आप लोग खुद कहीं अगर जॉब कर रहे हो, अगर बजट से डेविएशन आएगी, मतलब कि आपका बजट जो दिया गया है उससे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब फौरी तौर पे ये पता चल जाएगा कि कहीं चीजें एडवर्सली जा रही हैं और उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, रेमेडीज ली जाएंगी। और इन्हीं को, इसी स्टेप को कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये जो चारों पर्पस थे मैनेजमेंट के, जो आपने थियरी में पढ़े होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, ये सारे पर्पसेस को जो अकाउंटिंग एड करेगी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आप अगर रिकॉल करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये पर्पसेस को फुलफिल नहीं करती थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिर्फ एक पर्पस था, और वो था कि जो पास्ट डेटा है उसको रिपोर्ट करना टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो यूजर कोई भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, मैनेजमेंट हो भी सकती है और मैनेजमेंट नहीं भी हो सकती। और जो मेजर स्टेक होल्डर होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो नॉर्मली मैनेजमेंट नहीं होती। ज्यादातर जो मेजर टारगेट होता है वो शेयर होल्डर्स रिपोर्टिंग पे होता है या ऑनर्स की रिपोर्टिंग पे होता है। मैनेजमेंट को असिस्ट करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज नहीं है। ये जो अकाउंटिंग है इसका प्योर पर्पस है मैनेजमेंट के पर्पस के लिए मैनेजमेंट को रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसी तरह प्लानिंग स्टेज को ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं। प्लानिंग स्टेज में मैनेजमेंट कर क्या रही होती है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, select alternative that does the best job of further organization's objective, develop budget to guide progress toward the selected alternative। यानी प्लानिंग में
मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है कि फ्यूचर के अंदर जो भी ऑपरेशन है उसके अंदर ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उन ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट सर्व करेगा टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको सिलेक्ट कर लेना। अब इस पर्पस को कौन सी अकाउंटिंग ऐड करेगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैसे कि ऑल्टरनेटिव के दरमियान, फॉर एग्जांपल एक कंपनी सोच रही है, उसके पास दो ऑल्टरनेटिव है, प्रोडक्ट ए को के लिए मशीनरी लगाई जाए क्योंकि लिमिटेड फंड्स हैं, या प्रोडक्ट बी के लिए। अब इसकी जितनी कैलकुलेशन है जो कि डिटेल प्रोवाइड करेगी कि अगर प्रोडक्ट ए के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए तो उससे सेल्स इतनी होंगी, रेवेन्यू उतना होगा और रिटर्न इतना आएगा वगैरह वगैरह, और उसकी बेस पे कंपैरिजन किया जाए, तो ये जो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करती। इसी तरह अगर एम्प्लॉय को डायरेक्ट या मोटिवेट करना हो वो भी इसी के थ्रू किया जाएगा। डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग स्मूथली। एम्प्लॉय वर्क असाइनमेंट, रूटीन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग से तो बजट की एग्जांपल ले लेते हैं। बजट बेसिकली किसी भी एम्प्लॉय को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक हेड में बजट अवेलेबल है तो इसका मतलब ये है मैनेजमेंट ये डायरेक्ट कर रही है कि इस हेड में हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो इसका मतलब एम्प्लॉय को क्लियर डायरेक्शन होती है कि इस डायरेक्शन में उसने काम करना है, और ये पर्पस मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्म करती है। बजट की मैंने एक एग्जांपल दी। इसी तरह एम्प्लॉय की अगर सैलरी को लिंक किया जाएगा किसी, मतलब बोनसेस को लिंक कर दिया जाएगा, बजट में नजर आ रहा होगा कि ये बोनसेस का क्राइटेरिया है, तो इसका मतलब अगेन एम्प्लॉयज को डायरेक्ट किया जा रहा है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। और अगेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको नजर आ रहा है कि बजट के अंदर इस हेड में पैसे पड़े हुए हैं, हेड वन में पैसे पड़े हुए हैं और हेड टू में पैसे नहीं है, तो ये भी एक मैनेजमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन है कि हमने हेड टू के अंदर किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। तो अल्टीमेटली क्वांटिटेटिव टर्म में डायरेक्शन प्रोवाइड करना और मोटिवेशन प्रोवाइड करना अगेन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कंट्रोलिंग क्या होगा? अब मैनेजमेंट का एक फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है? कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करती है अगर उससे कहीं भी डेविएशन आ रही है तो मैनेजमेंट फौरी तौर पे उसके स्टेप ले एंड करेक्टिव मेजर्स लेने को कंट्रोल करना कहते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे एड करती है? अगेन बजट की बात करते हैं। अगर बजट से ज्यादा कहीं एक्सपेंडिचर हो गया तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोलिंग एक्शन या करेक्टिव एक्शन की प्रॉम्प्ट नीड है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि कंट्रोलिंग का वक्त, कंट्रोल करने का वक्त आ गया, या एक्चुअल को बजटेड से मैच करने को भी कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर बजट मौजूद होगा तो फिर एक्चुअल को आप कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर मैनेजमेंट ने टारगेट किया हुआ है कि हमारी सेल्स लेट से 1 मिलियन होनी चाहिए इस मंथ की, अब अगर बजट में बजटेड सेल 1 मिलियन होंगी तो आप एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अब एक्चुअल रिजल्ट अगर आपकी 800,000 की सेल्स है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म नहीं कर पाए। और इसी तरह इसका मतलब यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस की जरूरत है क्योंकि आपकी सेल अप टू द मार्क नहीं है। तो अगर तो कोई प्लान मौजूद होगा तो कंट्रोल हो सकेगा, और इसको भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व करती है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बजट्स या क्वांटिटेटिव प्लान प्रोवाइड करती है। यहां तक उसके बाद ये प्लानिंग प्रोसेस ही है जो आप पहले देख चुके हैं, ये प्योरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है जिसको हम स्किप करते हैं। यहां तक अभी तक जो हमने बात की वो बेसिकली हमने बात की कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, और बेसिकली अकाउंटिंग का जो पर्पस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो मैनेजमेंट को असिस्ट करना है। और मैनेजमेंट को किस चीज में असिस्ट करना है? दैट इज टू असिस्ट देम इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली वही हैं जो आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे। अब पहली चीज बिफोर वी मूव ऑन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर और मैनेजेरियल अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं।
So let's look into the differences between financial accounting and managerial accounting. पहला difference, external persons who make financial statements, यूजर के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, मैनेजर्स हु प्लान फॉर एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका पर्पस ये होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो एक्सटर्नल यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, एक शेयर होल्डर है जो कि कंपनी का एक्चुअली ऑनर होता है, वो देखना चाहता है कि मैंने शेयर रिटेन करने हैं या शेयर सेल करने हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए उसे फाइनेंशियल, और वो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए या मैनेजर्स को चाहिए टू प्लान और कंट्रोल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं प्रोवाइड करेगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये, एक कंपनी की दो प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो ये जानना चाह रही है मैनेजमेंट कि प्रोडक्ट ए की सेल कितनी है, उस पे कॉस्ट कितनी है, और प्रोडक्ट ए से हमने कितना रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट किया है, और प्रोडक्ट बी से कितना जनरेट किया है, तो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोडक्ट्स के दरमियान क्लासिफिकेशन नहीं कर रही, वो सीधा सीधा आपको टोटल प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट और टोटल जो आपके रेवेन्यूज हैं वो इनकम स्टेटमेंट में प्रोवाइड हो रहे थे। तो इसका मतलब वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दे रही है, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं कर रही। टाइम फोकस, financial accounting was looking backward while management accounting will look forward. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सोल पर्पस ये था कि बैक ईयर में यानी प्रीवियस ईयर में जो कुछ हो गया वो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट किया जाए कि पिछले साल का प्रॉफिट इतना था, पिछले साल की एसेट्स इतने थे, पिछले साल की लायबिलिटीज इतनी थी, पिछले साल की इक्विटी की पोजीशन ये थी, पिछले साल रेवेन्यूज इतने हुए थे, ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, नेट प्रॉफिट इतना था। जबकि मैनेजेरियल अकाउंटिंग का पर्पस बैकवर्ड लुकिंग नहीं है, वो ऐसी मैनेजमेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है जिसकी बेसिस पे वो फ्यूचर में डिसीजन ले सकें। जैसे बजट है, बजट हमेशा अगले साल का आता है, प्रीवियस ईयर का बजट कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि फोकस फ्यूचर पे है और पास्ट पे नहीं है। वेरीफाइबिलिटी वर्सेस रेलेवेंस, एम्फेसिस ऑन वेरीफाइबिलिटी, एम्फेसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम्फेसिस ऑन रेलेवेंस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फोकस था वो ये था कि ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जो वेरीफाइबल हो, जो बिल्कुल ठीक हो। अगर कोई परचेज हुई है तो सिर्फ वही, कोई एक्सपेंस हुआ है तो सिर्फ वही एक्सपेंस रिपोर्ट हो, ऐसा कोई एक्सपेंस रिपोर्ट ना हो जाए जो एक्चुअली हुआ ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि फ्यूचर पे डिसीजन मेकिंग के लिए है, तो इसलिए ये ज्यादा इसका रिलायंस होगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के पर्पस पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर अगले साल का कोई एस्टिमेट भी लगाना पड़ रहा है जो कि एक्चुअली वेरीफाइबल नहीं है, मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि एक प्रोडक्ट की सेल मार्केट कंडीशन देखते हुए कोई 2 मिलियन की होगी, तो इसकी कोई वेरीफाइबिलिटी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए और ये सर्व करेगी तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगी। Number 4, precision versus timeliness. Emphasis on precision, that is for financial accounting. Managerial accounting, emphasis on timeliness. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस, जैसा मैंने आपसे कहा कि पर्पस था ट्रू एंड फेयर व्यू रिपोर्ट हो सके, रिपोर्टिंग हो सके टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका पर्पस ये है कि जो कुछ भी रिपोर्ट हो वो ठीक हो। टाइमलीनेस पर्पस नहीं है, मतलब हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगी वो पिछले साल की अगले साल में, मतलब 2020 की जो स्टेटमेंट है वो 2021 में पब्लिश होगी। अब तो चीजें गुजर चुकी हैं, लेकिन उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर रिपोर्ट हों वो ट्रू हों। जबकि मैनेजेरियल अकाउंटिंग का पर्पस ये है, क्योंकि उसने मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना है, उसका पर्पस ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो टाइमली मिले ताकि हम करेक्टिव एक्शंस ले सकें, फ्यूचर में डिसीजंस ले सकें।
Subject: Financial accounting's primary focus is on the whole organization. Managerial accounting focuses on segments of an organization. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो जितनी भी रिपोर्टिंग होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक सेगमेंट की प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाए या किसी एक सेगमेंट की बैलेंस शीट बनाई जाए। नॉर्मली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है। मैनेजरियल अकाउंटिंग में हो सकता है कि ओवरऑल अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की भी मैनेजमेंट को जरूरत पड़ जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक एक लेवल पे होती है, यानी कि हर सेगमेंट की एक अलग डिसीजन मेकिंग होती है, हर सेगमेंट की, हर प्रोडक्ट की, हर डिवीजन की अलग रिपोर्टिंग होती है। तो नॉर्मली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो सेगमेंट या प्रोडक्ट लाइन या किसी डिपार्टमेंट की बेसिस पे होगी। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट्स होंगी या इंफॉर्मेशन होगी वो मैनेजमेंट के इंडिविजुअल डिसीजन को असिस्ट नहीं कर सकती, और इस वजह से शायद मैनेजमेंट का फोकस सेगमेंट वाइज होता है रादर देन ऑन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको आप आगे स्लैश करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लिख सकते हैं। यूएस में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं उनको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जबकि पाकिस्तान में या यूरोप में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं वो नॉर्मली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो पॉइंट दोनों से रिलेटेड एक ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मस्ट फॉलो गैप एंड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स, नीड नॉट फॉलो गैप और एनी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन किए हैं। अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। रिपोर्टिंग के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी वैसा ही होगा जैसा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, या जहां पे गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं वहां पे गैप प्रिस्क्राइब करेगा। मैनेजेरियल अकाउंटिंग में कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होगा। ये फॉर द स्टूडेंट एक आसानी भी है। आपको याद रखना पड़ता था कि बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो सबसे पहले जो है आपने कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद आपने स्टेटमेंट का नाम लिखना है, उसके बाद आपने पीरियड लिखना है, फिर आपने जो क्लासिफिकेशन करनी है वो लिक्विडिटी की बेसिस पे होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग में सिर्फ वो रिपोर्ट चाहिए जिसकी मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर मैं मैनेजर हूं और मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मुझे पिछले इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलरली या इस सेगमेंट का प्रॉफिट चाहिए पिछले 5 सालों का, तो उसका फॉर्मेट जो मर्जी हो, बस मेरी रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए। चाहे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो, चाहे वो वर्टिकल फॉर्मेट में हो, चाहे फिगर्स जो है मिलियंस में लिखी हो, चाहे फिगर्स थाउजेंड्स में लिखी हो, चाहे फिगर्स एब्सोल्यूट टर्म में हो। अगर तो मैनेजमेंट का पर्पस फुलफिल हो रहा है तो इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। दो स्टूडेंट अगर बजट बना रहे हैं तो हो सकता है बजट का फॉर्मेट डिफरेंट हो, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स एज पर द डेटा होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट: मैंडेटरी फॉर एक्सटर्नल रिपोर्ट्स, नॉट मैंडेटरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स को रिपोर्ट करना ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हुआ है। किसी भी पब्लिक कंपनी अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम रिपोर्ट नहीं करेंगी तो लीगल एक्शन होंगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको पीनलाइज कर सकती है, फाइन कर सकती है और इवन ब्लैक लिस्टिंग तक जा सकती है बात, और उनकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है। इसी तरह कोर्ट एक्शन ले सकती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि सिर्फ वो अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को असिस्ट करेगी, तो ये सिर्फ तब होगी जब मैनेजमेंट को जरूरत होगी। इस पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मैनेजमेंट को जरूरत होगी उस तरह की अकाउंटिंग रिपोर्ट बनेगी। और ये बेसिकली डिफरेंसेस थे बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद आज का हम सेकंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैटेगरीज। अब हम कॉस्ट को डिफाइन करना शुरू करते हैं। हमारे अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट दो तरह की होंगी। एक को हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट और एक को हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। और ये मैं बात कर रहा हूं अब मैनेजरियल अकाउंटिंग की। अब हमने ओवरऑल ये समझ लिया
कि मैनेजेरियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, हमने ये समझ लिया उसमें और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि कॉस्ट को मैनेजेरियल अकाउंटिंग में क्लासिफाई कैसे करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग नॉर्मली एक ही सब्जेक्ट होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यही पढ़ाया जाता है और मैनेजेरियल में भी यही कंटेंट होता है। अब हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं। दो तरह की कॉस्ट होती है। अभी हम बात कर रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की या मार्केटाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन की। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जो प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड में कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चर करती है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मर्केंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड की फॉर्म में किसी भी मैन्युफैक्चरर से परचेज करती है और आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल कर देती है। नॉर्मली जो होलसेलर और रिटेलर बिजनेस होता है वो सारी मर्केंडाइजिंग बिजनेस होता है। अब हम कॉस्ट की बात कर रहे थे। कॉस्ट मैंने कहा दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं हम प्रोडक्ट कॉस्ट और एक को हम बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट नाम से बात है, वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनकर हुई हुई है। पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कंपनी की कॉस्ट तो है लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनकर नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट रखा हुआ है कंपनी में। अब अकाउंटेंट का काम सिंपली अकाउंट्स को या कॉस्ट को नोट करना है, उसका काम प्रोडक्ट को बनाना नहीं है। तो ये जो कॉस्ट है वो पीरियड कॉस्ट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अंदर हमने एग्जांपल दी है, कार की एक एग्जांपल है। तीन तरह की कॉस्ट होंगी जो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। वन इज डायरेक्ट मटेरियल। हर वो मटेरियल जो प्रोडक्ट के अंदर लगा है फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज डायरेक्ट मटेरियल। गाड़ी नजर आ रही है, गाड़ी के अंदर टायर्स को बनाने के लिए लेदर यूज हुआ होगा, मेटल यूज हुआ होगा टू इसकी बॉडी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसी तरह किसी किसी जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ होगा डैशबोर्ड में, बैटरी के मटेरियल में। ये सारी जो कॉस्ट है, दिस इज डायरेक्ट मटेरियल और ये प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट जो होगी वो डायरेक्ट लेबर होगी। इसको बनाने के लिए कुछ इंजीनियर्स ने डायरेक्टली काम किया होगा, कुछ लेबर ने डायरेक्टली काम किया होगा। तो ये सारी की सारी अगेन डायरेक्ट लेबर है और गाड़ी को बनाने के लिए यूज हुई भी है। तो ये जो लेबर कॉस्ट है ये भी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। गाड़ी को रोड के ऊपर तो बनाया नहीं जा सकता, हो सकता है उसको बनाने के लिए एक हमने वेयर हाउस लिया हुआ हो, तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है। रीजन क्या है? उस वेयर हाउस की जरूरत इसलिए कि उधर जाके गाड़ी बनानी है, या आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कह लें या जो भी आप उसको प्रेमिसेस को कह लें। इसी तरह कुछ कॉस्ट आपने एक उसी जो जो आपकी फैक्ट्री है वहां पे आपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। अब ये डायरेक्टली प्रोडक्ट को तो बनाने के लिए तो नहीं यूज हो रहे, लेकिन इसके बगैर प्रोडक्ट बन नहीं सकती। तो जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने की वजह से हुए हैं, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पीरियड कॉस्ट बताई थी। पीरियड कॉस्ट में और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ये फर्क है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वजह से शायद प्रोडक्ट बने ही ना। अगर वेयर हाउस ना हो तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती। इसी तरह सिक्योरिटी की अरेंजमेंट ना हो तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती। जो पीरियड कॉस्ट है उसके बगैर भी प्रोडक्ट बन सकती है। अगर अकाउंटेंट ना हो तो आई थिंक प्रोडक्ट बन सकती है। अगर सेलिंग एजेंट ना हो तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकती है। सेल हो या ना हो वो एक अलग बात है। तो इसका मतलब जो भी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट होगी उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। और ये तीन तरह की हो सकती है। एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा जो मटेरियल उस पर लगा हुआ है, जो दूसरा डायरेक्ट लेबर, जिन लेबर की सैलरीज पे वेजेस पे हुई हैं और उन्होंने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया है। और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ओवरहेड हर वो कॉस्ट जो इसके अलावा है। डायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रॉ मटेरियल्स दैट बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट कैन बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड इन डायरेक्टली टू इट। एग्जांपल, रेडियो इंस्टॉल्ड इन एन ऑटोमोबाइल। जैसे मैंने आपसे कहा, हर वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का पार्ट बना और उसके अंदर ट्रेस हो सकता है। इसके अंदर रेडियो है, नजर आ रहा है।
इसके अंदर लेदर है, टायर के नजर आ रहे हैं, इसके अंदर मेटल या स्टील है वो मुझे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये सारा का सारा रॉ मटेरियल है जो डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर। Direct labor cost can easily be traced to individual unit of production wages paid to automobile assembly worker। Again ऐसा वर्कर की वेज जो नजर आ रहा है कि उसने प्रोडक्ट पे काम किया होगा, जैसे कोई असेंबली वर्कर है या कोई कोई आप कह लें कि इंजीनियर है जो उस पे काम कर रहा है, उसकी वेज नजर आ रही है कि उसके बगैर गाड़ी बन नहीं सकती थी। तो उसकी जो भी वेज है या रेम्यूनरेशन है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे और उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। तीसरी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली टू स्पेसिफिक यूनिट प्रोड्यूस इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। जैसा मैंने आपसे कहा, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए नेसेसरी थी, लेकिन डायरेक्टली इसके अंदर आप ट्रेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी किसी सिक्योरिटी गार्ड की, जो प्रेमिसेस का सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसका उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कितने सिक्योरिटी गार्ड रखे होंगे, गाड़ी को देख के नहीं बता सकते। लेबर कॉस्ट शायद आप असेस कर लें, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है कि असेंबली के इतने आर लगते होंगे, कोई एक्सपर्ट हो। लेकिन अगर एक्सपर्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को ट्रेस नहीं कर सकेगा। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट कोई भी है, चाहे वो मटेरियल की फॉर्म में है, कोई लुब्रिकेंट्स यूज हुए हैं गाड़ी में, असेंबली का प्लांट यूज हुआ है, उसकी डेप्रिसिएशन है। अब गाड़ी देख के तो नहीं पता लग रहा कि प्लांट की कॉस्ट क्या होगी, तो उसकी कोई डेप्रिसिएशन है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है। और इसी तरह कोई लेबर है जो कि प्रेमिसेस पे काम, प्रोडक्शन के प्रेमिसेस पे ही काम कर रहा था, लेकिन डायरेक्टली उसका काम गाड़ी बनाना नहीं था, तो वो सारी इनडायरेक्ट लेबर है। और ये दोनों भी प्रोडक्ट के कॉस्ट का पार्ट बनेगी, क्योंकि इनके बगैर भी प्रोडक्ट बन नहीं सकती थी। और इनको हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल को मिला के हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब प्रोडक्ट कॉस्ट की जो मैंने आपसे बात की, प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है, यानी कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है। और ये तीन तरह की हमने डिफाइन की कि प्रोडक्ट कॉस्ट में तीन एलिमेंट हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट मटेरियल होगा जो मटेरियल लगा हुआ है, या डायरेक्ट लेबर होगी जो डायरेक्टली लेबर यूज हुई हुई है, या फिर इनडायरेक्ट लेबर और मटेरियल होगा जिसको मिला के हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलते हैं। अच्छा, दूसरी मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉस्ट दो तरह की हो सकती है। एक वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है, और दूसरी पीरियड कॉस्ट जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं हुई, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो मजीद रिक्वायरमेंट है, सेल करने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई ब्रोकर का कमीशन है, सेलिंग एजेंट का कमीशन है, इसी तरह आपका जो हेड ऑफिस है जहां पे सारा एडमिन बैठता है उसका कोई रेंट है। तो वो सारी जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। और उसकी एग्जांपल आपको ये दी गई है। सेलिंग कॉस्ट भी एक पीरियड कॉस्ट है, इसको नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं और पीरियड कॉस्ट भी कह सकते हैं। और दूसरी एग्जांपल क्या है, उन लोगों की सैलरीज जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि एक अकाउंटेंट है, या एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, या सीईओ है जो खुद आके तो बेसिकली प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो या एचआर के लोग हैं, ये सारों की जो कॉस्ट इनकर की जाती है कंपनी की, दीज आर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और वी इवन कॉल इट पीरियड कॉस्ट। आई होप यहां तक ये बात क्लियर होगी कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तीन एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसी तरह पीरियड, जो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है, उसके भी जो मेजर एलिमेंट यही होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में अगर फर्दर मैं एग्जांपल्स दूं, तो आपकी जो डेप्रिसिएशन है किसी भी इक्विपमेंट की जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, आपकी बिल्डिंग है जो कि मैन्युफैक्चरिंग साइट नहीं है, बल्कि वहां पे एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, उनकी डेप्रिसिएशन, एग्जीक्यूटिव को कोई गाड़ी दी हुई है उसकी डेप्रिसिएशन, ये सारी की सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और ये एडमिन कॉस्ट के अंदर ही फॉल करती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट को और पीरियड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट की जाती है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर
और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसको इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हैं। और पीरियड कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट नहीं की जाती, कॉस्ट है, कंपनी ने एक्सपेंस बियर किया है, लेकिन वो कॉस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कंपनी के मजीद ऑपरेशंस की वजह से इनकर करने पड़े। इसको हम स्किप करते हैं, इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले बताई है। एक बात मैं और बता देता हूं आपको, कि जब आगे जाके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है? कि जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या आई थी। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट लेंगे, पीरियड कॉस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या आई थी। तो हम सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे यहाँ पे, और पीरियड कॉस्ट को अलग से इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट करेंगे। और अगर आप रिकॉल करें पहले सब्जेक्ट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। पहले आपने रेवेन्यू लिखा होगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा होगा, जिसके अंदर कोई भी पीरियड कॉस्ट नहीं आई होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट आई होगी। और उसके बाद जो आंसर आया होगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर पीरियड कॉस्ट माइनस होती है और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट अचीव हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और पीरियड कॉस्ट अलग से इनकम स्टेटमेंट में माइनस होती हैं आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी कंसिडर्ड अ पीरियड रादर देन अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? देयर मे बी वन देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। पूछा यह गया, इन ये जो ए बी सी डी ई ऑप्शन हैं, इसके अंदर से कौन सा कॉस्ट है जो पीरियड कॉस्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है और पीरियड कॉस्ट है। नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन। यहां पे गौर कीजिएगा कि डेप्रिसिएशन किसकी है? मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये आपकी पीरियड कॉस्ट नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, प्रॉपर्टी टैक्स पे हो या ना हो, प्रोडक्ट बन जाएगी, वो एक अलग बात है, कंपनी को पेनल्टीज बियर करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो ऑप्शन बी है, हमने पीरियड कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी थी, तो ऑप्शन बी हमारा पीरियड कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये तो नाम से वाज़ेह है कि डायरेक्ट मटेरियल इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट टू लाइट द प्रोडक्शन फैसिलिटी, डी ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट टू लाइट द प्रोडक्शन फैसिलिटी। यहाँ पे ये गौर कीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट किसके लिए है? प्रोडक्शन फैसिलिटी को लाइट करने के लिए। अगर यहाँ पे लिखा होता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, तो फिर ये आपकी पीरियड कॉस्ट होती। लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, और वजह क्या है? क्योंकि ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रोडक्शन के, मतलब आपकी फैक्ट्री पे या प्रोडक्शन एरिया पे यूज हो रही है। लाइट ना हो तो आपका इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ही नहीं हो सकता। इसीलिए ये अगेन आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। और सेल्स कमीशन, प्रोडक्ट बनने के बाद आपकी जो सेल्स हैं, वो सेल्स ना भी हो तो प्रोडक्ट हो सकती है, वो एक अलग बात है, बाद में एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। ये इसका आंसर है, और बिल्कुल वैसा ही आंसर है जो हमने डिस्कस किया, और उसकी हमने रीजंस भी दी कि क्यों ये पीरियड कॉस्ट है और क्यों बाकी सारी प्रोडक्ट कॉस्ट है। एक और बात याद रख लें कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर हमने कहा तीन एलिमेंट आते हैं। एक डायरेक्ट मटेरियल है, एक डायरेक्ट लेबर है, और तीसरी आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है।
डायरेक्ट मटेरियल, अगर आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि प्राइम कॉस्ट को फाइंड करें, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को मिला के जो टेक्निकल टर्म होती है उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं. सो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर. क्योंकि प्राइमरी प्राइमरी यही एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में. दूसरा, अगर आपसे कभी कन्वर्जन कॉस्ट फाइंड करने का कहा जाए, तो डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को मिला के, यानी डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट. और बहुत ही इम्प्लाइड बात है कि मटेरियल को, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कॉस्ट चाहिए? लेबर की जरूरत है, लेबर उसको कन्वर्ट करेगी, और मशीन इनडायरेक्ट जो आपके मशीन की कॉस्ट है या आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यही दो चीजें होंगी तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा सकता है फाइनल फिनिश गुड्स में. इसीलिए इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं कि रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की कॉस्ट है वो एक्चुअली डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ही होती है, और इसीलिए इसको कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है. बाकी आपको इसके अंदर ये बताया गया है कि मर्केंडाइजर्स में और मैन्युफैक्चरर्स में फर्क क्या होता है. मैंने आपसे पहले कहा कि मर्केंडाइजर वो लोग होते हैं जो फिनिश गुड को खरीद के फिनिश की फॉर्म में अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच देते हैं, जैसे होलसेलर्स होते हैं और रिटेलर्स होते हैं. मैन्युफैक्चरर्स वो लोग होते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू अ प्रोसेस, और वो उसके बाद आगे डायरेक्टली कस्टमर को बेचेंगे या होलसेलर को या रिटेलर को बेचेंगे, वो डिपेंड करता है उनके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे. फर्क भी ये होगा, आपने जब उसकी करंट एसेट्स देखेंगे किसी भी मर्केंडाइजर के, तो उसके अंदर जो इन्वेंट्री आ रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश फॉर्म में आ रही होगी. इसके अंदर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड की क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है. जबकि मैन्युफैक्चरर के जो करंट एसेट्स होंगे उसमें जो इन्वेंट्री आ रही होगी वो तीनों तरह की आ रही होगी. साल के आखिर में अगर कोई इन्वेंट्री बची हुई है तो वो तीनों तरह की हो सकती है. एक वो रॉ मटेरियल जिसपे अभी काम ही नहीं शुरू किया, एक वो जिसपे कुछ काम हो गया है लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुआ, और कुछ फिनिश्ड फॉर्म में गुड्स पड़े हुए होंगे. तो इसका मतलब जो मर्केंडाइजर होगा उसके अंदर ये रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस की क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है. जबकि आपका जो मैन्युफैक्चरर होगा उसके इन्वेंट्री के अंदर और इवन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब हम देखेंगे तो उसके अंदर रॉ मटेरियल की भी कैलकुलेशंस होंगी, वर्क इन प्रोसेस की भी होंगी, और आपके फिनिश गुड्स की भी होंगी. और यही आपको बताया हुआ है कि वर्क इन प्रोसेस कौन सा होता है, जो पार्शियली कंप्लीट होता है, मटेरियल जो प्रोसेस में गया ही नहीं उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, और जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यानी कि आप मजीद उसको सिर्फ सेल ही होना है, उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं. चौथा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. अभी तक हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन देखी है वो हमने प्रोडक्ट और पीरियड की बेसिस पे देखी है. अभी पहली जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन थी उसकी बेसिस क्या थी कि प्रोडक्ट को एट्रीब्यूटेबल कौन सी कॉस्ट है और कौन सी प्रोडक्ट को एट्रीब्यूटेबल नहीं है, जिसको हमने पीरियड कॉस्ट का. अब ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ये उससे रिलेटेड नहीं है. कॉस्ट को एक और तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है और उसको हम बोलते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड इन नेचर में. How a cost will react to changes in the level of business activity. Total variable cost change when activity change. Total fixed cost remain unchanged when activity changes. अच्छा, अब नाम से वाज़ेह है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जो जैसे जैसे एक्टिविटी चेंज होगी उससे आपकी कॉस्ट भी चेंज होती जाएगी. फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्टिविटी चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि फिक्स रहेगी. एग्जाम्पल, जितनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो डायरेक्ट मटेरियल आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. जितने यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतनी इन्वेंट आपकी मटेरियल ज्यादा होगी, उतनी लेबर की वेजेस ज्यादा होंगी अगर पर यूनिट वेज है, और इसी तरह उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी. ये सारी कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जिसका एक्टिविटी से कोई चेंज होना, कोई रिलेशन नहीं है, चेंज नहीं होगी. जैसे कि प्रेमिसेस का रेंट है,
आप वेयर हाउस पे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर लें या आप वेयर हाउस में आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लें, आपका रेंट जो है, जो आपने एग्री किया है वो पे करना पड़ेगा। इसी तरह मशीन की डेप्रिसिएशन है, कोई आपने मेथड अप्लाई किया होगा, अज्यूम करते हैं मशीन की डेप्रिसिएशन आप 10% चार्ज कर रहे हैं। अब उस मशीन से आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं या 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन 10% ही चार्ज करनी है, तो ये फिक्स्ड इन नेचर है। अगर टेक्निकली डिफाइन करें, वो कॉस्ट to that changes with the level of activity are variable cost, and those costs that does not change uh, that does not change according to the level of activity is fixed cost actually. वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल दी हुई है, आप मोबाइल की कॉल उठा लें, एसएमएस उठा लें, अज्यूम करते हैं कोई पैकेज नहीं है, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा कॉल करेंगे उतना ज्यादा बिल आएगा, और दिस इज एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट, कि जिस जिस तरह एक्टिविटी, यानी कि इस केस में एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी कोई भी चीज हो सकती है जिसको इंक्रीज किया जा सकता है। इस केस में आपकी एक्टिविटी क्या है, मोबाइल कॉल्स, तो जितनी ज्यादा कॉल ज्यादा होंगी या एसएमएस ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बिल आएगा। इट मीन्स कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एक और बात याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल होती है ना, वो हमेशा वेरिएबल होती है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मोस्ट हम अज्यूम करते हैं कि फिक्स हो सकती है, डिक्लाइनिंग भी हो सकती है, लेकिन हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये अज्यूम करते हैं कि ये फिक्स्ड है। मतलब क्या हुआ, अगर एक एसएमएस के करने के 2 रुपए लगते हैं, तो 2 एसएमएस करने के 4 रुपए लगते हैं। इसका मतलब ये पर यूनिट कॉस्ट, पहले एसएमएस की भी 2 रुपए और दूसरे एसएमएस की भी 2 रुपए, तो पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के केस में कांस्टेंट होगी और टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। एक मैसेज किया तो 2 रुपए लगे, 2 एसएमएस किए तो 4 रुपए लगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट है वो टोटल इंक्रीज होगी वेरिएबल, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट में अगर कोई मोबाइल का मंथली रेंट है, मतलब जो जिसको हम लाइन रेंट बोलते हैं, अगर वो कुछ है तो फिक्स कॉस्ट है, आप कॉल करें या ना करें वो पे करना है, तो उसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। इसी तरह जो फिक्स कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी से रिड्यूस होती है। अगर आपने एक कॉल की है और लाइन रेंट 100 रुपए पे किया है, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 100 रुपए है। इसी तरह आपने 2 कॉल्स कर ली हैं और लाइन रेंट 100 रुपए पे किया है, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपका 50 रुपीज होगी, और जिस जिस तरह एक्टिविटी बढ़ेगी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होगी। टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होगी। और ये इसके अंदर बात लिखी हुई है, इसको हम स्किप करते हैं। Which of the following costs would be variable with respect to the number of cones sold at Baskin and Robbins shop? There may be more than one correct answer. Cost of lighting the store, definitely electricity की जो cost होती है वो variable होती है, जितने ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करेंगे उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। द वेजेस ऑफ द स्टोर मैनेजर, अगर स्टोर मैनेजर, ये जो वेजेस का लफ्ज है ना, ये नॉर्मली जो है, अब अज्यूम करते हैं ये वेरिएबल है, ये सेल पे या किसी आवर्स की बेस पे हो रहा है, जितना ज्यादा मैनेजर काम करेगा, तो ये यहाँ पे नॉर्मली वेजेस का वर्ड वेरिएबल कॉस्ट के लिए यूज होता है। आगे हम देख लेंगे इसके आंसर में। कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम भी वेरिएबल है। कॉस्ट ऑफ नैपकिन फॉर कस्टमर्स, which of the following costs would be variable with respect to the number of cones? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो अनसर्कल हुआ है हमारे पास इलस्ट्रेशन में, इस स्लाइड में, वो सी और डी है, लेकिन मेरे नजदीक ये आंसर में मेरे से सर्कल होने में गलती हुई है। एक्चुअली ये सारी जो कॉस्ट है वो एक्चुअली वेरिएबल इन नेचर है, क्योंकि लाइटिंग की जो कॉस्ट है वो भी वेरिएबल होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और वेजेस भी वेरिएबल होता है, क्योंकि वेजेस हम बोलते हैं, वेजेस का टर्म तब यूज होती है जब वो आवर्स की बेसिस पे हो रहा है, जब वो फिक्स्ड होती है तो उसको हम सैलरी बोलते हैं। तो इस केस में ये मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, लेकिन इट इज एक्चुअली दीज आर ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही है जो मैंने आपको बताई, कि हमने बात की प्रोडक्ट कॉस्ट में, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी थी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर।
इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी थी? इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। तो सिंपल उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? जो चीज आपको प्रोडक्ट देख के नजर आ जाए कि इस पे कॉस्ट लगी होगी, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट को देख के नजर ना आए उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। किसी भी, मैं मोबाइल फोन को देख के नहीं बता सकता कि सैमसंग की कितनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया होगा इसको प्रोड्यूस करने में, ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर फोन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरह वहां का कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी जो सैलरी है, वेजेस एंड फैक्ट, वो जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरह जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर नजर आ रही है, डेफिनेशन भी देख लें, कॉस्ट कैन बी इजीली एंड कन्वीनियंटली ट्रेस टू अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड अदर कॉस्ट। सैमसंग के फोन में नजर आ रहा है कुछ आईसीस लगी हुई है, कुछ चिप्स लगी हुई है, एक मदरबोर्ड है, एलसीडी लगाई हुई है, कुछ मेटल यूज हुआ हुआ है, कैमरास यूज हुए हुए हैं, ये सारी की सारी इसकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और कुछ असेंबलर को पैसे पे किए होंगे, वो भी मुझे फोन देख के नजर आ रहा है कि असेंबली खुद ब खुद तो नहीं हुई होगी, किसी ने इसको असेंबल किया होगा। कुछ कॉस्ट है जो मैं उस फोन को देख के अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि सैमसंग की कितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, गार्ड की कितनी पे होगी, वेजेस पे की गई होंगी, मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी होगी अगर मशीन के इक्विपमेंट कुछ यूज हुए हैं। तो वो सारी की सारी कॉस्ट जो प्रोडक्ट को देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, यानी कि ट्रेस नहीं की जा सकती, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो इधर तक ही था। और ये अभी यूनिट वन हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ। यूनिट वन को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज पहला पार्ट था, ये आप लेक्चर देखें और उसके बाद क्लास के अंदर आई विल टेक द क्वेश्चंस, एंड यू हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एज वेल। अल्लाह हाफिज।